तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 द लाइफ प्रोसेसेस के इस चैप्टर पे। और तुम लोगों को तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than हार्ड वर्क। तो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। तो वाओ यार, करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते हैं। अब देखो, एक इंसान जो भी चीजें करता है अपने आप को इस दुनिया के अंदर में जिंदा रखने के लिए, वो सारी चीजों को तुम कह सकते हो लाइफ प्रोसेसेस। अब जैसे एक बकचोद इंसान, बहुत बकचोद इंसान को जीने के लिए जरूरी पड़ता है सस्ते नशे वाले मीम्स, सुबह शाम हार्पिक का जूस, वो भी एक्सपायर्ड वाला, कुछ उतियाब दोस्त और क्रस का याद। अरे और एक चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बकचोद इंसान के जीने के लिए, गाली। मतलब भाई साहब, बिना गाली के बकचोदी कैसे होता है, समझ रहे हो बात? तो बिल्कुल इसी तरीके से कई हजार साल पहले जब दुनिया के अंदर में नॉर्मल इंसान रहा करते थे, तो लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें जरूरी पड़ता था न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का और आखिरी एक्सक्रीशन का। तो इस चैप्टर में पूरे डिटेल में हमें समझना है इन 4 पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। अब देखो, मैं अगर बहुत आसान शब्दों में तुम्हें मैं न्यूट्रिशन क्या समझाऊं, तो देखो, जो खाना होता है जो कि हम अपने मुंह पे ठूस रहे होते हैं ना, जिससे हमें मिलता है एनर्जी, उसी को तुम कह सकते हो न्यूट्रिशन। जैसे कि यार कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। अब सवाल उठता है कि दुनिया में तो सिर्फ हम ही नहीं रहते, इस बड़े से दुनिया के अंदर में अलग अलग तरह का क्रीचर्स रहता है, तो सबका खाना ठूसने का तरीका अलग अलग होता है, यानी कि सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। तो इसीलिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या तुम कह लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लो। तो जनरली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है। पहला है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के अंदर में आता है प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है? तो यार ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है। और जो हेट्रोट्रोपिक है ये मेनली हम ह्यूमंस है जो कि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब देखो, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये 3 तरीके में फिर डिवाइडेड है। अब पहला है सेप्रोट्रोपिक। इसके अंदर में क्या होता है, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना को डायरेक्टली अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं करता है, ये पहले बाहर उसे डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है फंगीज। और उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये मेनली एनिमल्स या ह्यूमंस कह लो जो कि अपना फूड को पहले डाइजेस्ट करता है, फिर उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर ही। अब इन दोनों के अलावा तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये एक खास तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने फूड को मारता नहीं है, बस उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि यार मस्क्यूटोस। अब देखो, जितने भी क्रीचर्स हमारी दुनिया पे, ये एक तरीके का चीज नहीं खाता है, अलग अलग तरीके का चीज खाता है, अलग अलग तरीके से खाता है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके सामने अगर तुम खाने पीने को लेकर नखरा करोगे तो तुमसे सीधा कहेगा चुपचाप खा ले वरना समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उसने जैसे बताया उस तरीके का आविष्कार तो अभी तक साइंटिफिकली हो नहीं पाया है। तो जो साइंटिफिकली पॉसिबल है जिससे यार ऑर्गेनिजम्स अपना खाना को खाते हैं, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने छोटे से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं जो कि है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा। अब देखो, अमीबास का ना अलग ही सीन है, इनका ना पैर है, ना मुंह है, ना हाथ है भाई। अरे बीवी, मुझे पता नहीं अब ये हगते कहाँ से और धोते कहाँ से और खाते कहाँ से। तो देखो, इनका एक अलग ही सिस्टम है जिसे वो कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, जैसे इनके आसपास कोई खाने वाला चीज दिखता है, ये यार लपेट लेते हैं उसे और अपने अंदर में डाल लेते हैं और फिर यार वो उसे डाइजेस्ट करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर वही सेम प्रोसेस से वो फेंक भी देते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्लांट्स का। अब देखो, प्लांट्स के अंदर में ना न्यूट्रिशन को लेने का तरीका सिंपल है, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अब देखो, प्लांट्स के अंदर में जो पत्ते होते हैं वहां में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब देखो, प्लांट लोग क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है लीव्स के अंदर में, वहाँ सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सबसे पहले तो, और उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेस जो कि मैंने तुम्हें बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसे कंबाइन करते हुए अपना खाना बना लेते हैं। अब मैंने जो भी तुम्हें बताया वो एक छोटे से केमिकल फॉर्मूला में दिया हुआ है जो कि एमसीक्यू में आने का पूरा चांसेस है, तो यार थोड़ा देख लेना, इधर बहुत ही आसान है। अच्छा, और एक बात, प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट और वाटर के अलावा थोड़ा बहुत यार नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, बट वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता प्लांट्स। तो ये चीज कहाँ से मिलता है फिर? इसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, बोनस पॉइंट था, ध्यान दे लेना। अब यार इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंसान यार कैसे ठूसते हैं। अब यार ये कैसा सवाल है, तुम लोग तो इंसान ही हो तो तुम्हें तो पता ही है कि खाना को कैसे ठूसना होता है और कैसे निकालना होता है। एकदम भाई बालकों वाला सवाल है।
तो पहले करते हैं हम इंजेक्शन यानी कि ठूसते हैं, फिर करते हैं डाइजेशन और आखिर में इजेक्शन यानी कि हक देते हुए। सीधी बात है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि ह्यूमंस का यानी कि इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। कैसे यार, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो पचता कैसे है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले तो जान लो, हम इंसान जो भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है केमिकल जिसका नाम है एंजाइम्स। इसके बिना तो यार तुम कोई चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है भाई साहब। कहीं पर लिख लो ये चीज, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई हो नहीं सकता एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर यार, अब देख लेते हैं ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो यार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना दो चीजों में बटा हुआ है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी क्या है, देखो एक लंबा सा पाइप मुंह से लेके अपने, समझ रहे हो ना कहाँ तक। अब इसके बीच जो भी चीजें हैं, जैसे कि यार हमारा माउथ है, स्टोमक है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सारी चीजें खाना को डाइजेस्ट करता है। और इसी के अंदर में पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सिंपली बोलो तो एक तरह का केमिकल होता है जिसे तुम कह सकते हो एंजाइम, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यार फटाफट समझ लो क्या क्या चीज कहाँ कहाँ लगता है। मुंह पे यार होता है हमारे एक सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से निकलता है सलाइवा। उसके थोड़ी नीचे मिलेगा तुम्हें स्टोमक। इसके अंदर में पाओगे तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहाँ मिलेगा तुम्हें गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये भी 3 तरीके का होता है। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और आखिरी होता है म्यूकस। अब देखो ये जो HCl है और जो पेप्सिन है ये खाना पचाने में मदद करता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि यार तुम्हें पता है HCl बहुत ही घातक तरह का एसिड होता है जो कि कोई भी चीज को मेल्ट कर देगा। तो ऐसा ना हो और हमारा स्टोमक जल के राख ना हो जाए, इसके लिए ये म्यूकस स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। और फिर स्टोमक के थोड़ी नीचे आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एक इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ में मैक्सिमम जो भी हमारा डाइजेशन करना होता है वो हो चुका होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कनेक्टेड होता है 3 पाइप से, जहाँ से अलग अलग तरह का जूसेस निकलता है जिससे कि खाना डाइजेस्ट करने में मदद मिलता है। पहला है लीवर, जिससे मिलता है हमें बाइल जूस और बाइल साल्ट। अब मैंने बताया देखो स्टोमक में एसिड प्रेजेंट होता है, तो लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। अब ये क्या होता है, बेसिकली एल्कलाइन जूस होता है, यानी कि बेस बोल लो, एसिड बेस, समझ रहे हो ना, पढ़े हुए ना आगे, बहुत अच्छे। अब उसके साइड में तुम देखो पेनक्रिया, ये एक चीज है जिसके अंदर में तुम्हें मिलेगा पेनक्रियाटिक जूस। और साथ में तो तुम्हें पता ही है स्टोमक वाला पाइप भी होता है जहाँ से निकलता है फूड। तो यार बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, साथ ही साथ जो ये फूड होता है जो कि आता है स्टोमक से, ये तीनों ही चीज आके मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहा जाता है एक इंसान का ना जो भी हम खाते हैं, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मतलब उससे जो एनर्जी निकालना होता है ना, वो हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ही निकाल चुके होते हैं। अब इस चीज में हमारा एक ऑर्गन होता है जो कि पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका नाम है बिली। अब ये क्या करता है, ये यार जो भी हमने खाया है उसके अंदर से जितना भी एनर्जी होता है उसे एब्जॉर्ब करता है और पूरे बॉडी में उसे सर्कुलेट कर देता है। मतलब जहाँ जहाँ हमें एनर्जी की जरूरत होता है ये वहाँ पहुंचा देता है। और इसके बाद देखो जो भी बचा हुआ चीज होता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही लिमिटेड काम होता है। इसके अंदर में क्या होता है, जो भी बचा कुचा चीज है उससे बस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के द्वारा, यानी कि भाई समझ रहे हो ना, उसके द्वारा बाहर निकाल देता है। और उसके बाद जो सुकून मिलता है ना भाई हमें सुबह सुबह, भाई साहब तब गजब। दुनिया में पूछोगे ना मुझसे अगर तुम सबसे औसम चीज़ क्या होता है, तो भाई सुबह सुबह होता है जो, वही होता है औसम चीज़। मतलब पेट हल्का हो भाई साहब, और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ ही नहीं चाहिए भाई। और एक चीज़ यार देखो, जो साइज होता है ना इंटेस्टाइन का, उसमें देखो यार जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका साइज होता है 1.5 मीटर, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका साइज होता है 6 मीटर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन का। देखो हम खाना खाते हैं राइट, चाहे तुम बिरयानी खा लो, तुम मछली खा लो, अच्छा चलो तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है, चलो तुम पनीर खा लो, खाओगे उसके बाद तुम्हें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है राइट। पर क्या तुमने सोचा है कि अगर तुमने बिरयानी खाया, मटन खाया या पनीर खाया, वो क्या तुम्हारे खून में दौड़ रहा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। देखो हम जो खाते हैं वो खाना ब्रेक डाउन होता है एंड देन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब कैसे होता है सीन मैं बताता हूँ। देखो CBSE वाले NCERT में अलग से बता के रखा हुआ है, बट एग्जैक्ट मैं कैसे बता रहा हूँ वो सुन लो, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो जो खाना तुम खाते हो वो ब्रेक डाउन होता है, उसी प्रोसेस को कहता है रेस्पिरेशन, सबसे पहला चीज़। इसके अंदर ही जो ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसको ऐसे समझो तुम, आग जलाने के लिए तेल का जरूरी होता है, उसी तरीके से रेस्पिरेशन होने के लिए, यानी कि खाना जो है वो ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, बट ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन एग्जैक्टली बोलो तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इसे कहते हैं।
अब एग्जैक्टली कैसे होता है वो देखो। तुम खाना खाते हो, खाना खाया तुमने, अब खाना खाने के बाद ये खाना कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब फिर देखो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी तक इतना पता था कि एनर्जी जो होता है वो खाना खाने के बाद ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, बट आगे भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। जैसे कि देखो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये अगेन कन्वर्ट होगा पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, एंड देन देखो अभी भी नहीं रुका, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है ना ये अगेन कन्वर्ट होगा एटीपी में, और यही फाइनल स्टेज है जहाँ एनर्जी स्टोर होगा तुम्हारे बॉडी के अंदर। अब पहला चीज तो तुम एटीपी का फुल फॉर्म मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, जो बताओगे ना भाई साहब उसे एक हार्ट मिलेगा, सीधी बात है। मैं तुम्हें बता दूं एटीपी का काम क्या है। देखो अगर तुम जिम जाते हो, अगर जाने का सोच भी रहे हो, तो एटीपी का बहुत काम होता हुआ। जैसे मैं तुम्हें चीज़ बता पाऊंगा क्योंकि मैं जिम रेट हूँ, तो हम क्या करते हैं क्रेटीन लेते हैं। क्रेटीन के अंदर में एटीपी होता है, वो एटीपी हमारे बॉडी पे जाके स्टोर होता है और वो एनर्जी देता है हमें और भी ज़्यादा वेट उठाने के लिए। तो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ एटीपी क्या होता है, फाइनल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर सेल्स में स्टोर रहता है, जो कि तुम्हें एक्स्ट्रा पुश दे रहा होता है। मान लो आज मैं अगर 10 kg उठा पा रहा हूँ, तो अगर मैं क्रेटीन लेता हूँ जिसके अंदर में एटीपी होता है, ये सप्लीमेंट होता है, खाने के साथ भी एटीपी आता है बट वो बहुत ही कम अमाउंट पे होता है, तो हम जिम ब्रो क्या करते हैं क्रेटीन ले लेते हैं। क्रेटीन में हमें एक्स्ट्रा एटीपी मिलता है, अब वो एटीपी स्टोर होता है और फिर हम नेक्स्ट दिन जब जाते हैं तो और ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। खैर अगर तुम्हें इतना नहीं जानना, अगर तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है ये सब, तो हल्का हल्का एग्जाम के लिए इतना जान लो कि एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जैसे खर्चा करना होता है ना हमारा एनर्जी कुछ भी, तो एटीपी ही बर्न होता है। हम जो भी एनर्जी यूज़ करते हैं अपने बॉडी का, वहाँ पे कौन सा चीज़ खर्चा होता है, एटीपी, क्योंकि ये करेंसी की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम देख रहे हो, एग्जैक्टली मैं जो बताया हूँ वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है, बस यहाँ पे एटीपी कैसे बनता है वो प्रोसेस की जगह ये 3 चीजें डाला हुआ है। क्योंकि देखो हम जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, वहाँ पे एटीपी बनने का प्रोसेस अलग रहता है। फिर लाइक जो बैक्टीरिया एंड यीस्ट जैसा ऑर्गेनिज्म है, इधर में जो एटीपी बनने का प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। देखो मैं पहले बताता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे हमारे यहाँ पे एटीपी बनता है। लाइक देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ था, जो ग्लूकोज है वो पहले पायरुवेट मॉलिक्यूल पे बना। अब इसके बाद ये जो एटीपी बनेगा ना, वहाँ पे हमारे केस पे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा एंड देन एटीपी बनेगा। और इस तरीके का जो रेस्पिरेशन होता है जहाँ में ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनता है, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका एकदम उल्टा लेते हैं, जो बैक्टीरिया यानी यीस्ट का बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है एटीपी तो बनता है, यानी कि ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है वो एटीपी में कन्वर्ट तो होता है, बट वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑब्वियस सा बात है यार, उनके पास कोई ऑक्सीजन लेने का चीज़ ही नहीं होता, सीन ही नहीं होता है, राइट। तो ऐसे जो रेस्पिरेशन होता है जहाँ में ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आई गेस तुम लोग अभी क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो मिडिल पे और एक दिया हुआ है लेक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है बोलूँ तो देखो बहुत सिंपल है, हमारे बॉडी पे ना एक ऑक्सीजन के एब्सेंस पे भी एक चीज़ हो रहा होता है। लाइक हम जब बहुत दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ कर रहे होते हैं ना, हाँप रहे होते हैं, तब क्या होता है ऑक्सीजन इतना नहीं पहुँच पाता है बॉडी पे, उस समय इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है। और जब इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है तब बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें एक वर्ड में बताऊं कि ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर में ये जो रेस्पिरेशन कैसे होता है, सबसे पहला चीज़ तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कैसे होता है एग्जैक्टली, एक ही डायग्राम से क्लीन ये चीज़ देखो। तुम खाते हो खाना, खाने के बाद वो एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद ये ग्लूकोज क्या होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। अब ये मॉलिक्यूल जाता का है, देखो ये तुम्हारा है सेल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सेल है। अब इस सेल के अंदर में खाली जगह जो है ना, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, राइट। अब इन दोनों चीज़ों के बीच ये रेड रेड सा कुछ दिख रहा है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर ही एग्जैक्टली एटीपी जमा होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके पहले आता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद ये आके ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होके बॉडी का जितने भी सेल्स होता है वहाँ बैठता है। आई गेस अब तुम्हें क्लियर होगा, मैंने तुम्हें डायग्राम से भी समझाया और फ्लो चार्ट से भी समझाया। अभी देखो तुमने समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे होता है रेस्पिरेशन। अब स्पेसिफिकली देखना हमें कि प्लांट्स के अंदर में कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर में कैसे होता है। पहले प्लांट्स के अंदर में देखते हैं, थोड़ा आसान है वो, फिर एनिमल्स के अंदर भी देखेंगे, यानी कि ह्यूमंस के अंदर में स्पेसिफिकली देखेंगे। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सिंपल है, वो ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं, एंड देन वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब प्लांट्स के बारे में ये चीज़ तो पता होगा कि वो लोग ऑक्सीजन देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी CO2 लेते हैं। ये सीन ना रात को और दिन को अलग अलग रहता है। अब रात के समय क्या होता है, खाना नहीं पकाते वो लोग, ठीक है। अब खाना नहीं पकाते इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ये नहीं करते वो लोग, ठीक है, क्योंकि अब सूरज ही नहीं है तो खाना कहाँ से पकाएंगे। ऐसा समझो कि अगर चूल्हा में आग ही नहीं है तो खाना कहाँ से पकेगा ना। अब जब खाना नहीं पक रहा होता है ना, तो उस समय रात को
पैरों से सिर्फ और सिर्फ निकलता है क्या पता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलता है। जबकि दिन के समय खाना पकता है, तो खाना पकने पे चूल्हे पे तुम्हें क्या देना होता है? एनर्जी चाहिए होता है। तो दिन के समय जो CO2 है उसका इस्तेमाल करके खाना पकता है, बट रात के समय नहीं पकता है। तो रात के समय गच्ची से सिर्फ निकलता है CO2, जबकि दिन के समय निकलता है ऑक्सीजन। क्योंकि दिन को खाना पकता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो हो रहा होता है, इसके वजह से दिन को निकलता है ऑक्सीजन और रात को निकलता है CO2। ये बस छोटा सा डिफरेंस है, ये जान लो, बस खत्म है। आगे बढ़ते हैं। अभी ह्यूमंस के अंदर में कैसा रेस्पिरेशन होता है वो चीज देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर में कई सारी चीजें दिया हुआ है, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें कुछ 5 चीजें ऐसे हैं जिनका नाम और कहाँ वो है उनके बारे में और उनका फंक्शन, वो चीज बस याद रखना है। अब देखो पहले क्या होता है, नोस्ट्रल पैसेज जो तुम्हारा नाक होता है ना, वहां से एयर जो होता है ब्रीद होता है, अंदर आता है। अब देखो इसके अंदर में, नाक के अंदर में कई सारे बाल होते हैं एंड देन थोड़ा म्यूकस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले तो ये फिल्टर होता है, ओके, 10 पार्टिकल को रोक के नाक के अंदर से बस एयर जो होता है आ रहा होता है, ठीक है। अब जो आ रहा होता है ना, तो एक पाइप से आ रहा होता है, ठीक है। अब ये जो पाइप है ये बना हुआ है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। अब इसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है जिसे कहते हैं ट्रेकिया। अच्छा, ये ट्रेकिया का जो फंक्शन कह लो या फिर जो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है? पहला चीज तो ये बहुत ही एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि मतलब सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। अब इसका क्या काम होता है वो तुम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जो अस्थमा पेशेंट होता है वो लोग से देखो, उन्हें ना सांस लेने में तकलीफ होता है। ये जो उनके पाइप होता है ना, इसके अंदर में कुछ म्यूकस टाइप का जम जाता है, जिसके वजह से उनका सीना दर्द दे रहा होता है। एक्चुअली उनका सीना दर्द नहीं दे रहा होता है, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कुछ जम जाता है म्यूकस टाइप का कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिकुड़ जाता है और फिर उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और उन्हें लगता है कि सीना में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये पाइप इधर आके देखो लंग्स पे आके राइट एंड लेफ्ट तरफ पे डिवाइड हो जा रहा है। अब इसे कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जो डिवीजन हुआ ना ब्रांच की तरह, पेड़ के रूट्स की तरह, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। एंड देन देखो ये अगेन फिर बिखर जा रहा है एकदम, ठीक है। अभी जो बिखरने वाला जो पाइप्स है ना अलग अलग सा, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एंड देन आखिरी पे देखो यहाँ पे कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर गोला गोला सा बना हुआ है, ये क्या है? इसे कहते हैं एल्ब्यूलाई। अब तुम्हें ये चीज तो पता है ना कि लंग्स के अंदर में होता है क्या एग्जैक्टली, जो एयर होता है उसे प्यूरिफाई करते हैं हम, ठीक है। अब वो जो एग्जैक्ट प्रोसेस है ना वो यहीं पे हो रहा होता है। बॉडी के अंदर में जितना भी जो CO2 गैसेस है ना वो यहाँ से बाहर निकलता है, फिर नाक से बाहर निकल जाता है, और जो नाक से हमने ऑक्सीजन फ्रेश लाया ना एयर से, वो भी फिर यहाँ पे आता है। एंड देन इस एल्ब्यूलाई से वो क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स यानी कि खून के रगों में बह जाता है, ठीक है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बताऊं तुम्हें कि एग्जैक्टली क्या होता है, इस एल्ब्यूलाई के अंदर में होता है फिल्ट्रेशन। किस चीज का फिल्ट्रेशन? एयर का। एयर के अंदर में जो CO2 गैसेस है वो बॉडी से बाहर निकलता है, और जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना वो ब्लड के अंदर में जाता है। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर में ट्रैवल करने के लिए मदद करता है ब्लड के अंदर में जो एक सेल होता है जिसे कहते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे सेल्स तक, बॉडी के एक एक सेल्स तक लेके जाता है। एंड देन लेके जाने के बाद ये ऑक्सीजन वहां जाके फूड को ब्रेक डाउन करता है एंड एनर्जी पे कन्वर्ट करता है, यानी कि ATP में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है यार, यहाँ पे खत्म होता है हमारा रेस्पिरेशन का जितना भी सीन था। अब बढ़ते हैं सीधा ट्रांसपोर्टेशन पे। मुझे तुम कुछ सवालों का जवाब दोगे, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। पहले बताओ, जब हम खाते हैं कुछ तो मिलता है हमें उससे न्यूट्रिएंट्स, राइट। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तब हमें मिलता है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर में जो सेल्स होता है वहां तक कौन पहुंचाता है? फिर देखो सेल्स के अंदर में कुछ वेस्ट जनरेट होता है जो कि CO2 के फॉर्म में भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। अब इन्हें भी ट्रांसपोर्ट करके कौन बाहर निकालता है हमारे बॉडी से? एंड आखिरी चीज, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर पे पढ़ा था कि हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है जो कि हार्मोन रिलीज करता है। अब रिलीज करने के बाद ये बॉडी पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा होता है? इन सारे सवालों का जवाब है ब्लड। ब्लड वो चीज़ है जो बॉडी के अंदर में हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और जो चीज़ हमें चाहिए वो उस जगह तक पहुंचा रहा होता है, चाहे वो हार्मोन हो, ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट्स हो। अभी ना यार मेरे दिमाग में और एक सवाल आ रहा है। माना ये ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और जो चीज़ें हमारे बॉडी को चाहिए होता है देता है या निकालता है। अब इस ब्लड को बहने में कौन चीज़ मदद करता है? लाइक देखो ये ब्लड जो होता है गाड़ी की तरह होता है जो सामान पहुंचाता है इधर से उधर, ठीक है। अब इस गाड़ी का फ्यूल कौन सा है? सवाल उठता है। तो सिंपल सा जवाब ये है हार्ट। हार्ट क्या होता है? पंप होता है, हार्ट बीट, तुम्हारा धड़कता है ना दिल। अब इस दिल के धड़कने के कारण ही भाई साहब तुम्हारा खून बहता है, और खून बहने के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है चीज़ों का। कनेक्ट कर दिया मैंने चीज़ों को। अब मैं थोड़ा ब्लड के बारे में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ब्लड का क्या कंपोनेंट होता है? टोटल 4 कंपोनेंट होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है RBC सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तीसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड आखिरी होता है प्लेटलेट्स। चारों का क्या काम होता है?
देखो ये जो प्लाज्मा होता है इसी के अंदर ये तीनों चीजें रहते हैं। फिर ये जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल है इसके अंदर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन ही वो चीज है जो ऑक्सीजन को बाहर से अंदर सेल्स तक पहुंचाता है। पहले ही मैंने बताया था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर पे, ठीक है। अब तीसरा चीज है व्हाइट ब्लड सेल। इसका काम क्या है, बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आता है तो उसे मारने का और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल। और आखिरी चीज है प्लेटलेट। मान लो तुम्हारे बॉडी पे कोई कट लग गया, अब ब्लीडिंग ना बहे उसे रोकने का काम करता है ये प्लेटलेट्स। ये क्या होता है, जिस जगह पे कटता है वहां पे जाके जम जाता है और तुम्हारे खून को बहने से रोक देता है। अब आओ यार हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना मैं तो सदमे में आ चुका हूँ। मुझे लगा था कि मैंने अपना दिल रोशनी को दे दिया था, बट ये क्या यार, वो तो ऐसा दिखता ही नहीं है बिल्कुल, वो तो मेरे अंदर ही है। मतलब कुछ भी बचपन से जो मुझे बताया गया था कि दिल ऐसा होता है और हम दिल दे देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। हम बिना हार्ट के जी नहीं सकते, घंटा किसी को देंगे दिल? हाँ, मतलब सदमे में हूँ अभी भी, मैं बता रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। बस यही सोचते जा रहा हूँ रात भर कि अब क्या होगा मेरे साथ। मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा मेरा दिल। अगर रोशनी ने गलती से मेरा दिल मांग लिया तो अबे साले। छोड़ो ज़्यादा जा रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं सीधा हार्ट के बारे में, ठीक है। अब हार्ट के बारे में तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा एंड देन हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताऊंगा एंड कैसे हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करवाता है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय हार्ट, वो चीज़ देखेंगे। बेसिक चीज़ बताओ तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो कि ब्लड को पंप करता है एंड जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो चीज़ करता है हार्ट। देखो मैं जब अपना फिजिकल एजुकेशन का क्लास चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो टेस्ट पे मैंने ये गलती किया था, तो मत करना जाके, ठीक है। मुझे पहले लगता था कि हार्ट पे ही ब्लड जो होता है वो प्यूरीफाई होता है, बट ऐसा नहीं है। दो अलग ऑर्गन है जहाँ पे हार्ट प्यूरीफाई होता है। पहला है लंग्स, दूसरा है किडनी। आगे हम देखेंगे वो दोनों चीज़ें, बट अभी के लिए इतना जान लो। बेसिक चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया। आखिरी चीज़ अगर तुम्हें जानना है कि हार्ट का जो साइज़ कितना होता है, एक मुट्ठी के बराबर, ठीक है। तुम्हारा मुट्ठी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। क्या बता रहा हूँ मैं? अच्छा ठीक है, तुम्हारे हार्ट को जब तुम मुट्ठी बनाओगे तो उसके बराबर होता है हाँ तुम्हारा दिल का साइज। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए सबसे पहला चीज़ तुम्हें ये दो चीज़ जानना चाहिए कि हमारे हार्ट के अंदर में दो तरीके का जो है ब्लड आता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड जिसके अंदर में ऑक्सीजन होता है और वो हार्ट के अंदर में एंटर करता है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ब्लड जो कि हार्ट के अंदर में एंटर कर रहा होता है और उसके अंदर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसे कहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ये जो साइड है इस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है और इस तरफ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर में मिक्स ना हो, इस चीज़ के लिए हार्ट के अंदर में सेप्टम, ये लाइन देख रहे हो, इसे कहते हैं सेप्टम। अब ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। इससे तुम्हें एक चीज़ पता चल रहा है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि हार्ट का जो राइट साइड होता है वो संभालता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है ये संभालता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इन दोनों ब्लड को मिक्स होने से रोकता है सेप्टम, क्योंकि वो दीवार की तरह यहाँ बना हुआ है। अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो हार्ट है ना ये फिर 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हार्ट का उसे कहते हैं अपर चेम्बर और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं लोअर चेम्बर। तो हार्ट के अंदर में 2 अपर चेम्बर होता है और 2 लोअर चेम्बर होता है। अब ये ऊपर का जो 2 चेम्बर है ना इसे कहते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और नीचे के जो 2 चेम्बर है इसे कहते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब ये जो अपर चेम्बर होता है दोनों जिसे कहते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, यानी कि ये रिसीविंग चेम्बर्स है। यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हार्ट के अंदर में एंटर करता है। अब एंटर कहाँ से करता है मैंने बता दिया। अब फिर ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। अब बाहर कहाँ से निकलता है, ये जो नीचे वाला 2 चेम्बर है ना जिसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। इन दोनों चेम्बर्स से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। अब ये कहाँ जाता है नहीं जाता है, मतलब सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस डायग्राम को। सबसे पहले तुम देख पा रहे हो ये सेंटर वाला जो चीज़ है वो है तुम्हारा दिल, ऊपर में जो चीज़ है वो है तुम्हारा लंग्स और नीचे में मान लो है तुम्हारा बॉडी का ऑर्गन्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। अब एक साइड देखो ब्लू कलर से रंगा हुआ है और दूसरा साइड रेड कलर से रंगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं पे सर्कुलेट होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा रेड में।
अब ये जो ब्लू पाइप है उसे कहते हैं वेन्स, एंड जो रेड पाइप है उसे कहते हैं आर्टरीज। एंड देखो ऊपर और नीचे में जो आर्टरीज एंड वेन्स जुड़ रहे हैं ना, इन जुड़ने वाले पाइप्स को कहते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज वो पाइप होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वेन्स को आर्टरीज के साथ। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि लंग्स जो होता है हमारा वो क्या करता है, एक प्यूरिफाइंग यूनिट होता है। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे कन्वर्ट करता है, यानी कि CO2 को फेंक देता है एंड जो ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन जो होता है उस टाइप का ब्लड को हमारे बॉडी पे सर्कुलेट करता है। ये चीज़ तुम्हें पता था राइट। अब क्या होता है देखो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ये जो लेफ्ट एट्रियम है ना यहाँ पे एंटर करता है, क्योंकि मैंने बताया कि ऊपर वाला चेंबर रिसीव करता है, देखो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड देन अब ये क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, यानी कि नीचे भेजता है। एंड देन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पे जाता है अलग अलग हिस्सों पे, जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, CO2 इस पे मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर क्या बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब इसे फिर प्योर करना पड़ेगा। अब फिर फिल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ये हार्ट पे जाता है। हार्ट के कौन से हिस्से पे जाता है, जो तुम ये हिस्सा देख रहे हो ना, राइट एट्रियम, ऊपर वाला जो हिस्सा है मैंने बताया था ऊपर में रिसीव करते हैं। देखो ये राइट एट्रियम वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा एंड देन वो उसे नीचे भेजेगा राइट वेंट्रिकल पे। एंड आखिर में ये राइट वेंट्रिकल पंप अप होके ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे भेजेगा लंग्स पे, और लंग्स पे जाने के बाद वो लंग्स दोबारा इसे क्या कर देगा, प्योर कर देगा, फिल्टर कर देगा, जिसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो यही है इसका सर्कुलेशन प्रोसेस। अभी अगर तुमने ध्यान से देखा यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार सर्कुलेट हुआ, एक बार राइट की तरफ एक बार लेफ्ट की तरफ, जिस वजह से इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में ऐसा डबल सर्कुलेशन ही होगा। लाइक बर्ड और मैमल्स के अंदर में डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि उनका जो दिल होता है उसका 4 चेंबर होता है। बट देखो जो रेप्टाइल और एम्फीबियंस होते हैं ना, उनके अंदर में 3 चेंबर होता है। और अगर बात करूं मछलियों का, तो मछलियों में बस 2 ही चेंबर होता है। तब समझ गए डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई सब हो गया दिल के बारे में। हाँ अब दिल के मामले में ना अब तुम मतलब हाँ बहुत खतरनाक हो चुके हो, ठीक है। अब कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, मैं बता रहा हूँ। अब सख्त लोंडा बनना है कि नहीं, सब पता है मैंने दिल के बारे में। अब दिल नहीं पिघलाना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर्कुलेशन प्लांट्स के अंदर में कैसे होता है। बहुत सिंपल है, 2 टिश्यूज के बारे में जानना है प्लांट्स के अंदर में जो होता है, और वही चीज़ है प्लांट्स के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन है उन पे मदद करता है। पहला टिश्यू है जाइलम और दूसरा टिश्यू है फ्लोएम। अभी जाइलम टिश्यू करता क्या है, जो तुम्हारा रूट होता है ना प्लांट का, वो क्या करता है, सॉइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स को लेके प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा रहा होता है। इतना ही काम है इसका। अब उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है खाना को। जो खाना पकाते हैं ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, अब वो खाना बनने के बाद प्लांट के अलग अलग पार्ट पे लेके जा रहा होता है उसे फ्लोएम। यहाँ पे बस याद रखना ये चीज, जाइलम के अंदर में सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ ही जाता है रूट से लेके अलग अलग पार्ट पे, जबकि फ्लोएम के अंदर में ऊपर नीचे हर तरफ जा रहा होता है, क्योंकि प्लांट को भाई हर एक जगह पे खाना चाहिए, ठीक है। तो खाना को ऊपर भी लेके जाना होता है और नीचे भी लेके जाना होता है। खत्म कहानी प्लांट्स का भी। अब बात करते हैं आखिरी लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि है एक्सक्रीशन। अब देखो हमने जो अभी तक 3 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन, इन तीनों के होने के बाद कुछ वेस्ट जनरेट होता है हमारे बॉडी के अंदर में। अब वो वेस्ट को निकालने का काम करता है और उसी प्रोसेस को कहता है एक्सक्रीशन। अब ये चीज़ एकदम गाढ़ बांध लो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर में ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन से, याद रहेगा ये चीज। बट हमारे जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर में एक्सक्रीशन का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो इस चैप्टर में बात करा गया है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में। तो इंसान ना 3 तरीके से अपना वेस्ट को बाहर निकालता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में। अब सॉलिड फॉर्म में निकालता है गांड से। अब हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। अब जो हो गया, ठीक है। अब जो गैसियस फॉर्म में हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, हमारा जो लंग्स होता है ना वहाँ से हम निकालते हैं गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में, हम अपने वेस्ट को कहाँ से निकालते हैं, किडनी से, याद रहेगा। देखो एग्जैक्टली होता क्या है, बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स हमारे, वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड के अंदर में सर्कुलेट कर रहा होता है। फिर वो जो ब्लड जब किडनी पे आता है तो वहाँ पे वो ब्लड फिल्टर होता है किडनी पे। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लड 2 जगह फिल्टर होता है, एक किडनी पे एक लंग्स पे। हमने लंग्स के बारे में बात कर लिया, अब बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। तो किडनी में एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो ये ब्लड को फिल्टर करके वो इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है और ब्लड को बाकी भेज देता है बॉडी पे। वो पार्ट का नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी तुमने इतना समझ लिया कि एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो कि
जो है वेस्ट को ब्लड से अलग करता है, राइट। अभी तुम पहले ये जान लो कि जो किडनी बोलो या नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल है, पहला चीज तो तुम्हें पता ही है कि ये वेस्ट को निकालता है बॉडी से, ठीक है। अब इसके अलावा बॉडी के अंदर में जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है उसे भी मेंटेन रहने पे ये मदद करता है। और आखिरी चीज बोलो तो बॉडी के अंदर में पीएच लेवल को भी मेंटेन रखता है। अब कैसे मेंटेन रखता है पीएच लेवल को बॉडी के अंदर में और कैसे वेस्ट को निकालता है, ये चीज जानने के लिए एक एनसीईआरटी पे एक चीज दिया हुआ है कि हम मूतते क्यों है, हम यूरिनेट क्यों करते हैं, ये जानो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लाइक देखो, जो पर्पस ऑफ यूरिनेशन है ना वो क्या है। पहला चीज देखो, तुम्हारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड होता है उसमें वेस्ट जनरेट होता है लिक्विड के फॉर्म में। अब वो वेस्ट यूरिन के फॉर्म पे निकलता है। कैसे निकलता है देखो, ब्लड में CO2 होता है, इसके अलावा जो कुछ नाइट्रोजनियस गैसेस होता है, जैसे लंग्स के अंदर में देखा था कि हमने CO2 को कैसे बाहर निकाल देता है, वो उसी तरीके से ये यूरिनेशन की मदद से CO2 लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। और जो हमने बात किया था नाइट्रोजनियस गैसेस का, उसके अंदर में क्या होता है, यूरिक एसिड। देखो बोला था ना एसिड लेवल को मेंटेन करता है। अब ये यूरिक एसिड को निकाल देता है जिसकी वजह से एसिड लेवल भी बॉडी पे मेंटेन रहता है। अब तुमने फंक्शन जान लिया और हम क्यों मूतते हैं वो भी तुमने जान लिया। अब आखिर में हम बात करते हैं जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो अगर तुम नेफ्रॉन का डायग्राम को देखो तो यहाँ हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बस 2 चीजों का नाम याद रखना है और काफी है, ठीक है। पहला चीज तो देखो, ये जो हिस्सा इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। अब इस हिस्से पे क्या होता है, ब्लड आता है एंड जो वेस्ट है वो फेंक के जाता है। अब जो आके फेंक के जाता है ना वो कनेक्टिव टिश्यूज, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। भाई साहब नाम भी प्रोनाउंस करने में फट रहा है, बट जो भी हो, ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या कर रहा है, एक ब्लड वेसल्स का ये, ठीक है, खूनी ये समझ लो, जो कि रिलीज कर रहा है वेस्ट को। अब वेस्ट आया इधर, अब उसके बाद वेस्ट क्या होता है, पाइप के थ्रू ये बाहर निकल के यूरिनेट हो जाएगा। बट अभी यूरिनेट नहीं होगा। पहली बार जब नेफ्रॉन के अंदर में ब्लड फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद सिर्फ गंदगी बाहर नहीं निकलता है, इसके साथ बाहर निकलता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, इसके अलावा वाटर। अब गंदगी निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, बट काम का चीज जो है ये नहीं निकलना चाहिए। तो फिर क्या होता है, इस पाइप से जब ये जा रहा होता है ना सारे वेस्ट और काम की चीजें भी, तो जो काम की चीजें होता है ना इस पाइप से फिर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर में, सेल्स के अंदर में वापस चला जाता है ये। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन वाला सीन है, इसके लिए देखो बचपन से मेरी मम्मी कहती है, तुम्हारी भी मम्मी कहती होगी कि बेटा अगर अपना किडनी बचाना है ना तो पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो। क्यों कहते हैं वो ये चीज़, गंदगी जो होगा अच्छी तरीके से फिल्टर होगा और काम की चीज़ें जो है वो तुम्हारे बॉडी पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, इस चीज़ की वजह से होता है। यानी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना ये डिपेंड करता है कि तुम कितना पानी पीते हो और कितना पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी वेस्ट बाकी बचा हुआ होगा रीएब्जॉर्प्शन के बाद, वो वेस्ट और कुछ नहीं होगा, यूरिन होगा। यानी कि समझ रहे हो ना क्या होगा। हाँ, तो अब ये कैसे बाहर निकलेगा, यानी कि पाथवे ऑफ यूरिन क्या होगा, पहले तो ये किडनी से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के कहाँ जाएगा, यूरिटस पे जाएगा। अब ये जो 2 यूरिटस है, अब देखो इसकी हिंदी में क्या कहते हैं, सुनो, मूत्रवाहिनी। समझ गए ना। तो ये पाइप से तुम्हारा यूरिन बाहर निकलेगा, यानी कि तुम्हारा मूत्र बाहर निकलेगा, और उसके बाद ये जाके जमा होगा तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। एंड देन जब तुम्हें प्रेशर आ रहा होगा बहुत ही जोर से, तब वो तुम्हारे यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा, झरने की तरह बहेगा, और तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है। कैसे, यूरिन का पाथवे हमने पूरा देख लिया, किडनी के बारे में और यूरिन के बारे में भी। अब पता है मैं ना सबसे ज़्यादा डरता किस चीज़ से हूँ, एग्जाम हॉल पे जाके बैठता हूँ ना तो मुझे सुसु आ जाता है, और मैं बता रहा हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है उस चीज़ से। एक तो 1-1 मिनट कीमती होता है, और ऊपर से जब 2 बार 3 बार सुसु आता है ना भाई साहब, बहुत टेमा गर्म हो जाता है। मैं बता रहा हूँ मेरा, क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में बताना जरूर। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी चीज़, हम अपना गंदगी कैसे निकालते हैं पता कर लिया, प्लांट्स का बात करते हैं कि वो कैसे निकालते हैं अपनी गंदगी को, एंड देन खत्म करते हैं चैप्टर को। देखो प्लांट के अंदर बहुत सिंपल है, प्लांट हर जगह से अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो खाना पकाने का प्रोसेस था, फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर में हमने देखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही वो बाहर निकालते हैं। और दूसरा, अगर प्लांट के अंदर में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जमता है तो उसे भी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो बाहर निकाल लेता है। एंड तीसरा है कि ट्रीज अपना वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पत्तों में भी रखते हैं। देखो जब बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है उस पत्ते पे तो उसका रंग चेंज हो जाता है और वो गिर जाता है, झड़ जाता है। और उसी तरीके से जो स्टीम के अंदर भी जो डेड सेल्स होते हैं वहाँ में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और आखिर रूट्स के अंदर में भी वेस्ट प्रोडक्ट वो निकालते हैं। तो यार खत्म हो चुका हमारा ये चैप्टर। मैंने जल्दीबाजी में अगर कोई गलती किया होगा तो मैं दिल से तुम लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। इससे बेस्ट इतने कम समय में नहीं दे सकता। तो यार अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस इस कुछ दिनों में हम टारगेट रखते हैं कि तुम कर दोगे 500K, ठीक है। 500K का फैमिली बनाओ, क्योंकि देखो अगर मैं आगे गया ना तो
कुछ चेंज हो या ना हो, मैं एजुकेशन सिस्टम को जरूर चेंज करूंगा। मैं ऐसा एनिमेशन, ऐसा कंटेंट डालूंगा यूट्यूब के अंदर में, फ्री, कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं एक एक पैसा को इन्वेस्ट करूंगा और ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, उसे बदल के रख दूंगा। ये जो इनिशियल लेवल पे तुम मुझे सपोर्ट दे रहे हो और आगे भी दोगे, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। बस इस वीडियो को दबा के शेयर करो। इसी बात के साथ मैं बढ़ रहा हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।